यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग की। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पैक करके उसका साइज़ कॉम्पैक्ट करना, साइज़ रिड्यूस करना। जैसे आपके घर में कपड़े फैले होंगे तो उस कपड़े को एक जगह पर स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, पहले उसको फोल्ड करते हो, पहले उसको कॉम्पैक्ट करते हो, उसका साइज़ छोटा करते हो, उसके बाद में उसको किसी बॉक्स वगैरह में स्टोर करके रखते हो, है ना। तो इसी तरह से हमें डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है। अब डीएनए की पैकेजिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा होता है। डीएनए का अगर हम टोटल लेंथ देखें तो डीएनए की टोटल लेंथ सेल की टोटल लेंथ से भी बड़ी आती है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग की क्या ज़रूरत है, क्या मैकेनिज्म है, कौन से प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम पूरी चीज़ें ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारे टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। और डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डीएनए का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। डीएनए का टोटल साइज़ निकालने का तरीका भी हमको मालूम है भाई। अगर डीएनए की टोटल लेंथ हमको निकालनी हो इन द नैनोमीटर साइज़, तो आप कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जितने भी बेस पेयर हैं उस पर्टिकुलर डीएनए में उसको रख दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.34 नैनोमीटर। यही फॉर्मूला आता था भाई। ये वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसी से निकाला गया ये फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर को इतने नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टोटल डीएनए की लेंथ नैनोमीटर में आ जाती है। अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे ह्यूमन सेल के ऊपर, ह्यूमन सेल जो कि एक डिप्लॉइड सेल की अगर हम बात करें तो हमारे डिप्लॉइड सेल के अंदर में जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। अब इसको अगर हम 0.3 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करें और फिर उस वैल्यू को मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर साइज हमारे टोटल डीएनए लेंथ आएगा। अब आप ध्यान से देखो, टोटल डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर्स। और एक सेल का साइज़ कितना होता है? एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ 10 से 20 माइक्रोमीटर रेंज में होता है। तो जो सेल का साइज़ है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है और जो टोटल डीएनए की लेंथ है वो मीटर्स में है। कितना ज़्यादा फ़र्क है? 10⁻⁶ टाइम ज़्यादा बड़ा है हमारा डीएनए का साइज़। तो इसको सेल में कैसे फिट करोगे? ड्यू टू पैकेजिंग। अच्छा, सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोकैरियोट्स के साथ भी प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई के पास में जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, किसी भी बैक्टीरिया के पास में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन इस डीएनए का टोटल लेंथ कितना होता है? 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ बेस पेयर। ये टोटल लेंथ बेस पेयर होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 0.34 नैनोमीटर से और उसको वैल्यू को कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास में जो फाइनल लेंथ या टोटल लेंथ निकल करके आएगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली लेंथ निकल करके आएगी। अभी भी ध्यान से समझो, ई कोलाई या फिर बैक्टीरिया का सेल का साइज़ कितना होता है? माइक्रोमीटर में, लेकिन ये वैल्यू टोटल लेंथ मिलीमीटर्स में। अभी भी काफ़ी बड़ा है साइज़ डीएनए का। तो इसीलिए चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोट्स हो, यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जो डीएनए की पैकेजिंग है उसका बेसिस क्या है? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम समझ सकते हैं डीएनए पैकेजिंग को? तो सिंपल सा आप याद रखेंगे कि कोई सा भी डीएनए मॉलिक्यूल हो, डीएनए मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का बना है और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। डीएनए के ऊपर में हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अगर हमें पैक करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को पैक करना है तो हमें कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के ऊपर में हम अपने डीएनए को रैप कर देते हैं या फिर इसको कंडेंस कर देते हैं इस तरह से। और ये बेसिस है डीएनए पैकेजिंग का। ये जो प्रोटीन है ये यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, इसीलिए पैकेजिंग मैकेनिज्म भी यूकैरियोट प्रोकैरियोट में अलग दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोनों ही जगह पे जो बेसिक मैकेनिज्म होगा वो यही वाला फॉलो होने वाला है। पहले हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स टाइप की, ज़्यादा कॉम्पैक्ट
डीएनए पैकेजिंग होती है। तो पहले हम यूकैरियोट की बात कर लेते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं वहाँ पे डीएनए पैकेजिंग का क्या मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद में हम प्रोकैरियोट्स पे बात करेंगे। यूकैरियोट्स के पास में डीएनए को पैक करने के लिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, या फिर इनको हम बेसिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास में डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, जबकि ये प्रोटीन्स क्या हैं? बेसिक नेचर के, पॉजिटिवली चार्ज्ड नेचर के। क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड नेचर के हैं, तो डीएनए को इनके ऊपर में रैप करना, कॉम्पैक्ट करना ईजी है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन खुद भी हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन एंड H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन। ये टोटल 5 टाइप के हिस्टोन हमारे पास में देखने को मिलते हैं। हिस्टोन के ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे कोई सा भी हिस्टोन हो, उसके ऊपर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज इनके अंदर में बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं। आपको पता है अब प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। अब उसमें से भी जो हिस्टोन प्रोटीन बना है वो बेसिक प्रोटीन रिच होता है, बेसिक अमीनो एसिड रिच। बेसिक अमीनो एसिड हम लोग बोलेंगे लाइसिन और आर्जिनिन। तो यहाँ पे लाइसिन भर भर के प्रेजेंट होता है और लाइसिन के साथ में आर्जिनिन भी भर भर के प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो टोटल हिस्टोन प्रोटीन निकल करके आएगा वो कैसा निकल करके आएगा? बेसिक और पॉजिटिव निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन का बेसिस कितने टाइप का है, क्यों उनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने समझ लिया। अब किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की पैकेजिंग होगी वो समझो। हिस्टोन प्रोटीन आपस में क्लस्टर होकर के एक ऑक्टामर बनाता है, 8 सब यूनिट का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब है 8 यूनिट्स। हिस्टोन की 8 यूनिट्स मिलकर के, हिस्टोन के 8 अलग अलग प्रोटीन्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस हिस्टोन ऑक्टामर में डबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4 के। इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 4 हिस्टोन है और सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स है, तो कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास में 8 प्रोटीन सब यूनिट्स या 8 यूनिट्स हो जाती हैं, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने 4 दिखाई है, 4 इनके पीछे हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये टोटल हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में डीएनए को रैप किया जाता है। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में जो हमारा बड़ा सा डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, हम इस डीएनए को यहाँ पर रैप कर देंगे कुछ इस तरह से। ये इसके ऊपर में ऐसे रैप कर दिया गया। कितना टर्न डीएनए का रैप किया जाता है? 1.67 टर्न। अगर हम टर्न की बात करें कि कितनी बार डीएनए इसके ऊपर में रैप किया जा रहा है, तो 1.67 टर्न्स जो है वो इसको रैप किया गया है। और टोटल डीएनए की लेंथ जो इस पे रैप की जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 150 बेस पेयर की होती है। जो कोर के ऊपर में डीएनए रैप किया गया है वो 150 बेस पेयर का डीएनए यहाँ पर रैप किया जाता है, मतलब ये पूरा डीएनए। अच्छा, अभी तक हमने 4 हिस्टोन की बात कर ली है, H2A, H2B, H3, H4। एक हिस्टोन बच गया, H1 हिस्टोन। जो H1 हिस्टोन है वो यहाँ पे बाहर लगा रहता है इस तरह से, और वो डीएनए को होल्ड करके रखता है। तो जो H1 हिस्टोन होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं बनाता, वो बाहर प्रेजेंट होता है, डीएनए को होल्ड करके रखता है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में डीएनए को पकड़ के रखता है H1 हिस्टोन। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इस पूरे को देखें, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोसोम, जहाँ पे न्यूक्लियोसोम किसका बना है? हिस्टोन का ऑक्टामर,
हिस्टोन का ऑक्टामर प्लस डीएनए और डीएनए के साथ में H1 हिस्टोन, ये सारा मिल करके न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। अच्छा, अब ये तो हमने एक न्यूक्लियोसोम की बात की। अब एक न्यूक्लियोसोम तो होगा नहीं, कई सारे रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोसोम मिलेंगे। तो अब रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोसोम कैसे चलते हैं वो समझ लो। यहाँ पे एक हिस्टोन ऑक्टामर है, यहाँ पर एक और हिस्टोन ऑक्टामर है, यहाँ पर एक और हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसके ऊपर में डीएनए रैप है, इसके ऊपर में डीएनए रैप है ऐसे। ये अब ध्यान से समझना है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे हम H1 हिस्टोन बना देते हैं, इधर भी H1 हिस्टोन और इधर भी H1 हिस्टोन। इधर एक न्यूक्लियोसोम है, इधर एक न्यूक्लियोसोम है। इनके बीच में ये जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 बेस पेयर का होता है, साइज वेरी कर सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 बेस पेयर का होता है। अच्छा, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने बेस पेयर थे? 150 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम कोर पे कितने बेस पेयर थे? 150 बेस पेयर। इसका मतलब अगर हम एक बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम की टोटल लेंथ की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? 200 बेस पेयर। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक टोटल बात करें तो कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 200 बेस पेयर। यही बताया जाता है कि कंप्लीट दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए डिस्टेंस है, जो डीएनए का डिस्टेंस है, दैट इज 200 बेस पेयर का। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ये जो फाइबर हमको मिलेगा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको हम क्या बुलाते हैं? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? क्रोमैटिन में एक तो डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों कंपोनेंट होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए का काम होता है आरएनए को बनाना, तो कुछ आरएनए और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हमें मिलते हैं। ये थोड़े रहते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिल करके एक क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इस क्रोमैटिन फाइबर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, भाई ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक मोतियों की माला जैसा दिखाई देता है, जिसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। एक धागा है और उसके ऊपर में छोटी छोटी माला मोती लगे हुए हैं, ये बीड्स लगे हुए हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इस तरह से ये दिखाई देगा। इस तरह का डीएनए हमें कब दिखाई पड़ता है? इंटरफेज डीएनए के दौरान, जब सेल इंटरफेज में होता है, ग्रोथ फेज में होता है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता। इंटरफेज डीएनए। क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए कब रहेगा? जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, इंटरफेज में होता है, तब हमारा डीएनए हमेशा इंटरफेज की फॉर्म में, मतलब इंटरफेज के दौरान क्रोमैटिन की फॉर्म में ही हमेशा दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया क्रोमैटिन फाइबर। अच्छा, क्रोमैटिन फाइबर की एक खास बात है कि क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में डीएनए का कॉम्पैक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ जगहों पे ज़्यादा कॉम्पैक्शन होता है और कुछ जगहों पे कम कॉम्पैक्शन। ये कुछ इस तरह का होता है, कहीं पे तो कॉम्पैक्शन कम है, फिर कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन दिखाई दे रहा है, फिर कहीं पे कम कॉम्पैक्शन, फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन, फिर कम कॉम्पैक्शन, और फिर बीच बीच में ज़्यादा कॉम्पैक्शन। इस तरह से ऑल्टरनेटिंगली हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ये पूरा एक क्रोमैटिन है, लेकिन अगर क्रोमैटिन को ध्यान से देखा जाए तो डीएनए की पैकेजिंग क्रोमैटिन के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनको बोलते हैं लूज पैकेजिंग, जहाँ पे पैकेजिंग कम है, उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, या इसको ई से रिप्रेजेंट कर दो। दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। ये यूक्रोमैटिन, ये हेट्रोक्रोमैटिन, ये यूक्रोमैटिन, ये हेट्रोक्रोमैटिन, ये यूक्रोमैटिन। इस तरह से यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन आपस में ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं। क्या फर्क होता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, ये भी समझ लो।
क्या फ़र्क होता है यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, ये हमें देखना है। देखो यू क्रोमैटिन में साफ दिखाई दे रहा है कि डीएनए की पैकेजिंग ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में, जबकि यू क्रोमैटिन में लूज पैकेजिंग है। तो डीएनए कंपैरेटिवली यहाँ पे लूजली पैक्ड रहता है, लूज पैकेजिंग दिखाता है, जबकि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, टाइट पैकेजिंग दिखाता है। यहाँ पे कैसी पैकेजिंग होती है, टाइट पैकेजिंग होती है। अच्छा, लूज पैकेजिंग होने की वजह से क्या यहाँ पे डीएनए के धागे कम पाए जाएंगे? डीएनए के जो टोटल स्ट्रैंड होंगे वो यू क्रोमैटिन में कम पाए जाते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन में बहुत सारे धागे पास पास आ रखे होते हैं, बहुत सारा डीएनए बहुत पास होता है। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो यू क्रोमैटिन लाइट स्टेन करता है, लाइट स्टेन करता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन डार्क स्टेन करता है। हेट्रोक्रोमैटिन डार्क स्टेन करता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डीएनए के धागे बहुत पास पास हैं। अब ध्यान से समझना है कि ये यू क्रोमैटिन है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, तो इसको ओपन करना और इसको ओपन करके प्रोटीन बनवाना ज़्यादा ईजी है। जो लूजली पैक्ड होगा उससे काम लेना ज़्यादा ईजी है, तो यहाँ से प्रोटीन बनाना ज़्यादा ईजी होता है। कहाँ से? यू क्रोमैटिन से। ये ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन ऐसा डीएनए होता है जो या तो प्रोटीन नहीं बनाता या तो प्रोटीन स्लो बनाता है, बहुत कम प्रोटीन बनाता है। तो अगर हम यू क्रोमैटिन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा करता है, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करता है, ट्रांसलेशनली काफ़ी एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमैटिन की तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी कम हो रही होती है, मतलब ये ट्रांसलेशनली काफ़ी कम एक्टिव होता है या फिर इनएक्टिव होता है। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइटली पैक करके रखा हुआ है। तो ये बात हो गई हमारी क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन कैसे बनता है, क्रोमैटिन के अंदर में कितने टाइप्स के क्रोमैटिन है वो समझ लिया। अब हमें बात करना है डीएनए का दूसरा फॉर्म। भाई जब तक डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा था, जब तक डीएनए इंटरफेज में था, सेल साइकिल के इंटरफेज में था, ग्रोथ फेज में था, तब तक डीएनए हमेशा क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखाई देता है, ऐसे धागे की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन जब सेल डिवीजन फेज में जाता है, जो कि एक छोटा सा फेज है, लेकिन डिवीजन फेज या फिर इसको हम एम फेज भी बोलते हैं, तो जब भी सेल एम फेज डिवीजन फेज में एंटर करता है तो उस टाइम पे यही क्रोमैटिन कॉन्डेंस हो जाता है, और यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्या बना देता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम है ये मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट है, मैक्सिमम कंडेंस्ड या फिर मैक्सिमम कॉम्पैक्ट फॉर्म। डीएनए का सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म, सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म क्रोमोसोम की फॉर्म में ही हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्रोमोसोम कब बनता है, सिर्फ डिवीजन फेज में, एम फेज में। ग्रोथ फेज में, इंटरफेज में कभी भी क्रोमोसोम नहीं बनता, क्योंकि क्रोमोसोम के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्रोमोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसके अंदर में डीएनए इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड है कि इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेज में हमें प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होता है, तो इंटरफेज के दौरान हमेशा डीएनए किस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में। अब इस क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन लगते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स लगते हैं यहाँ पे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इनकी मदद से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डीएनए पैकेजिंग, कि किस तरह से डीएनए को पैकेज किया जाता है यूकैरियोट्स में, हमारे सेल के अंदर में, ड्यूरिंग इंटरफेज एंड ड्यूरिंग डिवीजन फेज या फिर एम फेज। अब दूसरे तरह का जो कॉम्पैक्शन है दैट इज फॉर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में कैसे पैकेजिंग होती है, बैक्टीरिया के अंदर में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के पास में प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, तो वहाँ पे प्रॉपर क्रोमोसोम बनते भी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते तो क्या पैकेजिंग नहीं होती? नहीं, पैकेजिंग होती है, लेकिन पैकेजिंग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है, इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, नो हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सम अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, जिनको पॉलीअमीन्स बोलते हैं। ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन ये हिस्टोन के अलावा हैं, हिस्टोन के
दूसरे कोई प्रोटीन्स हैं। अब ये पॉलीअमीन्स कैसे पैकेजिंग करते हैं ये समझ लो। देखो, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर। अब इसको पैकेज करने के लिए पॉलीअमीन्स नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे बड़े बड़े लूप्स की फॉर्म में इस पे अरेंज हो जाएगा। ये जो डीएनए था वो इस तरह से बड़े बड़े लूप्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये लूप्स का फॉर्मेशन कर देगा और इस तरह से इसका कॉम्पैक्शन होगा। प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर कंडेंसेशन तो नहीं हो सकता बैक्टीरिया में, और उतना ज़्यादा बैक्टीरिया को कंडेंसेशन चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे बैक्टीरिया का साइज़ जो है, डीएनए का साइज़, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है डीएनए का, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर प्रोक्रोमोसोम। यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम तो मिलते नहीं है, लेकिन हमको प्रोक्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बड़े बड़े लूप्स की फॉर्म में, इस तरह के लूप्स की फॉर्म में जो डीएनए है वो अरेंज हमें बैक्टीरिया के अंदर में दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स के अंदर में डीएनए अरेंजमेंट, और ऊपर हमने देखा था यूकैरियोट्स के अंदर में किस तरह से डीएनए का अरेंजमेंट होगा।